जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी का महत्वपूर्ण पॉइंट सबको जानेंगे पढ़ेंगे। इससे पहले का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का वीडियो और प्रश्न अभ्यास को अगर आप सबने नहीं देखा है तो उसको देखें और उससे अपना तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी बदलती पृथ्वी। इसमें सबसे पहला है पॉइंट कि स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये जो स्थलमंडल है बहुत सारे प्लेटों में विभाजित है, अलग अलग प्लेट से जुड़ करके बना हुआ है, इसलिए इसे स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति में घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष लगभग कुछ किलोमीटर यानी कुछ मिलीमीटर तक ही गति करती है। इस गति को उन बल के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये जो गति है उनको उन बल के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसमें पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल क्या होता है? अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो भी बल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। और बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी के सतह पर घटित होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर घटित होता है वही बहिर्जनित बल कहलाता है। आगे उसको कुछ डायग्राम में दिखाया गया है पृथ्वी की गतियाँ। इसका दो भाग होता है, एक अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल के अंतर्गत होता है आकस्मिक बल और दूसरा होता है पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। यानी कि ये सब जो है भूकंप हो गया या फिर ज्वालामुखी जो फटता है या भूस्खलन होता है तो ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल के अंतर्गत आता है। और ये जो पर्वत निर्माणकारी बल लगता है ये भी पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न होता है। दूसरा है बहिर्जनित बल। इस बल के अंतर्गत ये जो है अपरदन एवं निषेचन से संबंधित है, जैसे कि बहती नदियाँ या बहता जल, उसके बाद पवन यानी कि हवा, समुद्री तरंग और हिमनद, इस सब के द्वारा जो बल है जिस बल के कारण होता है वो बहिर्जनित बल कहलाता है। आगे है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिससे पृथ्वी के अंदर का लावा, गैस और राख बनकर बाहर निकलती है। पृथ्वी के नीचे मैग्मा नामक गर्म पिघला पदार्थ होता है। जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है तब यह मैग्मा सतह की ओर बढ़ता है और बाहर निकलता है। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। आगे है कि बाहर निकलने पर मैग्मा को लावा कहा जाता है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो उसी को लावा कहा जाता है। आगे है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का वह छिद्र होता है जहाँ से लावा, गैस, राख और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्रेटर वह चीज होता है यानी कि वह छिद्र होता है जो जहाँ से ज्वालामुखी का गैस, राख और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। वेंट क्या होता है? वेंट वह रास्ता या छिद्र होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, गैस और राख सतह पर निकलते हैं। जिस छिद्र के माध्यम से या जिस रास्ता के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, गैस और राख सतह पर निकलते हैं वह वेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी का चित्र दिया गया है और ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर में ये दिख रहा है ये मैग्मा है, और जब यही निकलता है तो यहाँ का जो छिद्र होता है ऊपर वाला उसको जो है उसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक, और ये जो रास्ता दिख रहा है ये इसी को क्या कहा जाता है? निकास द्वार है और इसी को वेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो निकल रहा है ये इसको लावा कहते हैं और ऊपर गैस और राख निकलता है। अगला पॉइंट है भूकंप। असल मंडलीय प्लेटों के गति करने से प्लेट आपस में टकराती है जिससे पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है जिसे भूकंप कहते हैं। यानी कि स्थलमंडलीय प्लेट जो भी पढ़ के आए हैं वह जब अंदर में गति के कारण जब आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे कंपन शुरू होता है और वही कंपन
भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है? पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है वही उद्गम केंद्र कहलाता है, यानी कि कंपन जहां से शुरू होता है उसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। उसके बाद है भूसतह। भूसतह पर उद्गम केंद्र के निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूसतह पर यानी कि भूपर्पट्टी पर यानी कि ऊपरी भाग पर जहां सबसे पहले कंपन पहुंचता है या फिर उद्गम केंद्र के जो सबसे निकट वाला भाग होता है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है। जहां पर यह अधिकेंद्र होता है उस भाग में सबसे ज्यादा क्षति यानी हानि होती है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। इस भूकंपीय तरंग को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा है एस तरंग यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। तीसरा है एल तरंग यानी कि पृष्ठीय तरंग। एक भूकंप की उत्पत्ति का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। ये है उद्गम केंद्र जहाँ पर सबसे पहले कंपन शुरू होता है और यही कंपन जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो सबसे इसके निकट जो सबसे पहला होता है क्षेत्र होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये जो तरंगे हैं सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती रहती है उस अपने उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के दायरे में। आगे है भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। यानी कि भूकंप जो आता है या उसका जो तीव्रता है उसको मापा जाता है, तो जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को भूकंप लेखी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है उसे रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला है कि कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि जानवरों के हलचल और उस व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उससे हमको कुछ पता चल सकता है। तालाब में मछलियों का उत्तेजना, जब भूकंप आने का होता है तो तालाब की मछलियां भी उत्तेजित हो जाते हैं और वे अपने आप को अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उस आगे है कि सांपों का धरातल पर आना, जितने भी सांप है जो अपने बिल में छिपे होते हैं तो भूकंप आने से पहले सब धरती के ऊपर यानी कि भूपृष्ठ पर निकल आते हैं। जिसमें है कि भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है। इसमें स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका इसमें हुआ था। आगे देखते हैं। आगे है भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप से बचने की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? हमें भूकंप के दौरान कहाँ रहना चाहिए, कहाँ आश्रय लेना चाहिए? सुरक्षित स्थान। सबसे सुरक्षित स्थान कौन कौन सा होता है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। रसोई घर में जो काउंटर या मेज होता है उसके नीचे स्थान या शरण ले सकते हैं। दीवार के अंदरूनी कोने में, दीवार के जो अंदर वाला कोना होता है वहाँ पर हम रह सकते हैं। ये सब सुरक्षित स्थान होते हैं। इनसे दूरी रहें। किनसे दूर रहना चाहिए हमें? आग वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। चिमनी के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए, ये टूट सकती है। कोई भी बड़े बड़े चीज़ जो टूटने वाले होते हैं उस सब के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए। खिड़कियों के आसपास नहीं रहना चाहिए। दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। भूकंप से लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इसके बाद है अपरदन। अपरदन क्या होता है? प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, पानी, बर्फ के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह हट जाना या बह जाना अपरदन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, हवा, बर्फ, इस सब के कारण जब बह करके या हट करके या किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो यह प्रक्रिया अपरदन कहलाता है। दूसरा है निक्षेपण। प्राकृतिक तत्व जैसे हवा, पानी, बर्फ द्वारा बहाकर लाए गए तलछट एक जगह जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण
अभी जब अपरदन हुआ, अपरदन के बाद जो पदार्थ होता है कहीं न कहीं जाके जमा होता है। तो जिस जगह ये सब जा कर के जमा होता है उसे यानी कि जमा होने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकृतियां का निर्माण होते हैं। इस सब प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे आकृति का निर्माण होते रहते हैं। नेक्स्ट है जलप्रपात यानी कि झरना। ये क्या होता है? जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। या फिर जहां नदी की या जलधारा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी कि जब नदी की जो धारा है ऊंचे से जब नीचे की ओर गिरती है उसी को जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट है विसर्प। विसर्प क्या होता है? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी कि जब नदी एकदम मोड़ पर घूम घूम के बहने लगती है इसी बड़े बड़े मोड़ को विसर्प कहा जाता है। ठीक है। अगला है चाप झील। जब नदी मैदान से होकर विसर्प बनाते हुए बहती है तो कुछ मोड़ों पर नदी का कुछ हिस्सा मुख्य धारा से अलग हो जाता है। इससे एक झील का निर्माण होता है जिसे चाप झील कहते हैं। नदी बहते बहते जब उसका कुछ हिस्सा नदी से अलग हो जाता है तो उसे झील कहते हैं और इसे ही चाप झील कहते हैं। अगला है तटबंध। तटबंध क्या होता है? नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। अगला है या फिर इसका दूसरा परिभाषा है कि एक प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना है जो पानी को रोकने या नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, तटबंध। ठीक है। अगला है वितरिका। नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसे वितरिका कहा जाता है। जो भी नदी बह रही है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी धारा में प्रवाहित हो जाती है, अलग हो जाती है, उसी को वितरिका कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं समुद्र तरंग के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला है समुद्री गुफा। समुद्र तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और छोटी हो जाती है जिसे समुद्र गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी ही इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है समुद्र भृगु। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सेल को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है समुद्री गुफा। ये जो गुफा दिख रहा है चट्टान के सेल के नीचे, इसी को समुद्री गुफा कहते हैं। और ये तटीय मेहराब का चित्र है और इसे स्टेक कहते हैं जो कि अलग हो चुका है। हिमनद के कार्य, यहाँ पर हिमनद होगा। हिमनद अथवा हिमानी। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद यानी कि हिमोट। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद यानी कि हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। अगला है पवन के कार्य। पवन के क्या क्या कार्य हैं? इसमें पहला है छत्रक सेल। रेगिस्तान में छत्रक यानी कि छतरी के आकार के सेल पाए जाते हैं जिसे छत्रक सेल कहते हैं। दूसरा है बालू टिब्बा। पवन अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा जब हवा के माध्यम से
उड़ करके बालू एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जब वो गिरता है तो एक छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में बनता है, उसी को बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है लोएस। वायु बालू के महीन हल्के कण उड़ाकर बहुत दूर तक ले जाती है। जब ये कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लोएस कहते हैं। वायु जो है बालू के महीन कण को बहुत दूर तक उड़ाकर ले जा सकती है। जब यही विस्तृत क्षेत्र में कहीं बड़े क्षेत्र में जाकर के निक्षेपित होती है तो इसे ही लोएस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगिस्तान में अपर्दन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक पवन है, यानी कि रेगिस्तान में अपर्दन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण पवन है, यानी कि हवा है। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। चीन जो है चीन, उसमें विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। इसी के साथ तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी का सारे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उस सबको हमने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इसमें कोई भी समस्या आपको हो या फिर समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका प्रश्न अभ्यास बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग देखते रहिए चैनल को।